हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में और साथ में डिस्कस करेंगे इसका डेरिवेशन और इससे रिलेटेड टर्म्स को। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन है एक। ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन मीन्स जिसमें बॉडी टू डायमेंशन कवर करती है। ठीक है, टू डायमेंशन में जैसे एक एक्स डायरेक्शन होती है और दूसरी हमारी वाई डायरेक्शन होती है। तो इसमें बॉडी मोशन के दौरान दोनों ही डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। जैसे अगर हम किसी बॉडी को, जैसे ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। अगर हम किसी बॉडी को एक्स और वाई डायरेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन से अलग किसी और डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें या फेंकें उसको, तो बॉडी एक कर्व पाथ को फॉलो करती है इस तरह से। ठीक है, और कर्व पाथ को फॉलो करती हुई ये एक रेंज को कवर करती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और अर्थ पर आ जाती है। ठीक है, इस कर्व पाथ को ही क्या बोलते हैं हम? प्रोजेक्टाइल पाथ। और बॉडी के इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक, जैसे किसी बॉल को आकाश में फेंकना और वो सीधी वर्टिकल डायरेक्शन में ना हो कि उससे कुछ डिफर हो, तो वो हमसे कुछ दूरी पर जाके गिरती है, तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन में होती है उस कंडीशन में। तो इस मोशन की खास बातें क्या हैं वो हम इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तो हमने मान लिया कि किसी बॉडी को हम इनिशियली यू वेलोसिटी से फेंकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से उसका एंगल है थीटा। तो जब हम इसको यू वेलोसिटी से ऊपर को फेंकेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे इसको, तो ये जो यू वेलोसिटी है ये अपने कंपोनेंट्स एक्स और वाई डायरेक्शन में अपने कंपोनेंट्स में टूटती है। मैंने मान लिया एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट यू एक्स है और वाई डायरेक्शन में ये कंपोनेंट हो जाता है यू वाई। तो एक्चुअली जब हम इसको ऊपर की डायरेक्शन में फेंकेंगे तो इस पर जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, देखो एक तो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में यू एक्स, कुछ टाइम बाद फाइनल वेलोसिटी हो जाती है जिसमें जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू लगातार चेंज होती है, यानी उसकी वैल्यू लगातार डिक्रीज होती है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू सेम रहती है, उसकी वैल्यू पर कोई भी चेंजिंग नहीं आती। अब वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा क्यों होता है? इसकी वैल्यू लगातार, देखो यहाँ पर वेक्टर कुछ लंबा है ये, और यहाँ पर छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, और इस पॉइंट पर जाके हो गया बिल्कुल जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ये वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है लगातार डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है, यानी अर्थ की ग्रेविटी जो होती है वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी पर काम कर रही है, जिससे वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन का जो मोशन है वो लगातार घटता चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे इस ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं है। इससे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहे कहीं भी हमने ड्रॉ कर रखा है, चाहे तो ये फर्स्ट कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, ये तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ये छठी, सभी कंडीशंस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में कोई भी चेंजिंग नहीं है। इसके तहत हुआ ये कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट है, तो बॉडी क्या कर रही है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बराबर कंटिन्यू डिस्प्लेस हो रही है। ठीक है, बट हो क्या रहा है? जो हमारा ये वर्टिकल कंपोनेंट है ये लगातार घटता जा रहा है, जिससे वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इतनी स्पीड से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर देखें वी वाई पॉइंट पर, पी पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया। यहाँ तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में बिल्कुल है ही नहीं, क्यों? वी वाई जीरो हो गया और एक्स कंपोनेंट बराबर है, इसलिए लगातार एक्स कंपोनेंट में ये मोशन में है। लेकिन जैसी वी वाई जीरो हो गया, चूँकि ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में काम कर ही रही है, यहाँ तक तो इसने वी वाई को जीरो कर दिया ग्रेविटी ने, उसके बाद ये ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस बॉडी पर लग जाती है और एक वर्टिकली कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाता है और बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगती है। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट तो इनिशियली से ही वही है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो लगातार डिस्प्लेसमेंट कवर वही हो रहा है, लेकिन अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से जो ये कंपोनेंट बना है वी वाई, जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ये इस बॉडी को दोबारा कर नीचे की तरफ ले जा रही है, और बॉडी एक्स डायरेक्शन में चलती हुई एक पर्टिकुलर एक फिक्स रेंज के बाद
अपनी वर्टिकल कंपोनेंट्स की वजह से दोबारा कर ज़मीन पर आ जाती है। ये वर्टिकल कंपोनेंट लगातार देखो बढ़ रहा है, अब यहाँ छोटा है, यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ गया, और ये इस पॉइंट पर हमने मान लिया कि यहाँ पर ये बॉडी गिर जाती है। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक, इस पॉइंट से लेकर ओरिजिन पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है इसको हम रेंज बोलते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, किससे जुड़ी हुई? प्रोजेक्टाइल मोशन से जुड़ी हुई। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया, उस पॉइंट पर ये पार्टिकल या ये बॉडी मैक्सिमम हाइट पर होती है। इसको हम मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इसको एच से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, जितनी देर तक ये बॉडी एयर में फ्लाइट कंडीशन में रहती है उसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टर्म्स हम सभी इस वीडियो में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन कैसे बनी। तो चूंकि इस मोशन में बॉडी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, तो फिक्स टाइम में अलग अलग डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट कवर होगा फिक्स टाइम में। यानी एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा डिस्प्लेसमेंट का, एक्स इजिकल टू यू एक्स इंटू टी होगा। यू एक्स क्या हो जाएगा? यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा। ठीक है, यू एक्स कंपोनेंट जो वेक्टर क्वांटिटी है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट, ये हो जाएगा यू कॉस थीटा। तो यहाँ से टी हो जाएगा एक्स अपॉन यू एक्स या एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, सेम वाई डायरेक्शन में देख लेते हैं। वाई डायरेक्शन में उसी टाइम में जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो यू वाई इंटू टी पर डिपेंड करेगा, लेकिन इसमें ग्रेविटी भी ऐड हो रही है ना, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का भी है, तो हम इसमें सेकंड इक्वेशन यूज कर लेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू यू वाई हो जाएगा यू साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू हमने वेक्टर रिजोल्यूशन में पढ़ा रखी है, यू साइन थीटा होता है। टी की वैल्यू होगी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, और टी की वैल्यू फिर दोबारा कर रख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से, यू से यहाँ से यू कैंसिल हो जाएगा, और y इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन है। ठीक है, और ये इक्वेशन एक पैराबोलिक इक्वेशन भी है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल काम कर रहे हैं, एक तो y और दूसरा x, जिसमें y 1 पावर में है और x 2 पावर में है। वो इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो, जिसमें एक वेरिएबल की पावर 1 हो और दूसरे की पावर 2 हो, तो उसको हम पैराबोलिक इक्वेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसका पाथ कैसा होता है? एक पैराबोलिक होता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो रहा प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशन जो एक पैराबोलिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहला हम अब बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की। पहली टर्म है इससे प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने अभी बताया, जितनी देर तक बॉडी एयर में रहती है, फ्लाइट कंडीशन में रहती है, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। एक्सप्रेशन करने की ट्रिक यह है कि जितना टाइम ओ से लेके पी तक लेगी बॉडी, उतना ही पी से लेके लास्ट तक लेगी। तो अगर हम ओ से लेके पी तक का टाइम फाइंड कर दें तो उसका डबल हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ओ से लेके पी, ये वर्टिकल वेलोसिटी की कंडीशन में हम वर्टिकल डायरेक्शन है ये, तो वेलोसिटी वर्टिकल काउंट होगी, और इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। वी वाई यहाँ पर जीरो है, यू वाई क्या हो जाएगा? यू वाई हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी, और टी हो जाएगा यहाँ से यू साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम को डबल कर देंगे फुल टाइम निकालने के लिए 2t, और टी हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड बात करेंगे हम मैक्सिमम रेंज की। रेंज के लिए भी हम मैक्सिमम रेंज नहीं, मैक्सिमम हाइट की। हाइट भी एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वर्टिकल कंपोनेंटों के साथ थर्ड इक्वेशन कि वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh। तो वी वाई तो जीरो हो गया, यू वाई हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो एच यहाँ से निकल गया
यू वाई के प्लेस पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया और 2g टर्म आ जाएगी नीचे, ये आ गया 2g। ठीक है भाई, h ये यू वी वाई टर्म तो जीरो हो गई ना, तो h इज इक्वल टू क्या, h माइनस 2gh इधर ले लेंगे, प्लस का 2gh हो जाएगा, h इक्वल टू 2g अपॉन में आ जाएगा, यू वाई स्क्वायर ऊपर ही रहेगा। तो और यू वाई के प्लेस पे क्या लिख लिया हमने, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलो इसको हम पूरा ही कंप्लीट सोल्व कर देते हैं। वी वाई जीरो हो गया, ये यहाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया माइनस 2gh। ठीक है, माइनस 2gh टर्म इधर आ जाएगी, तो h हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द मैक्सिमम हाइट। रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल टाइम t और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे ये काम करेगा, डिपेंड करेगा। तो r हो जाएगा यू एक्स इंटू टी, r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी का मतलब है 2u साइन थीटा अपॉन g। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ यू स्क्वायर हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आर हो गया। दिस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द रेंज। रेंज क्या है, रेंज है फ्लाइट के दौरान बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, उसको हम रेंज बोलते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 ही उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो आर मैक्सिमम हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। कब होगा ऐसा, जब साइन 2 थीटा हो जाए 1 और 2 थीटा, ये 1 कब होगा, जब 2 थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा क्या हो जाए 45 डिग्री। ठीक है, तो यानी 45 डिग्री पर अगर हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करें तो वो कहाँ जाएगी, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन में जाएगी। तो जैसे ये थीटा है, यहाँ पर हो सकता है ये 60 डिग्री हो, अगर मैं इसको 45 कर दूँ तो हो सकता है ये दूर जाए, इस तरह से जाए, ठीक है, पार कर जाए। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, 45 डिग्री की कंडीशन। अगर मैं, चूँकि ये तो इतना तो 60 डिग्री है ना, मैं 60 से ज़्यादा कर दूं इसको, या 45 से कम कर दूं, मैं कर दूं इसको 35 डिग्री, तो हो सकता है 35 डिग्री में ये यहीं पे ख़त्म हो जाए। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट पर जाके ख़त्म हो जाएगी। यानी 45 से कम पे भी डिस्प्लेसमेंट कम रहेगा और 60 डिग्री पर भी डिस्प्लेसमेंट कम रहेगा, लेकिन 45 डिग्री का जो डिस्प्लेसमेंट है, रेंज है, ये मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन। थैंक यू।